Okay, so we have to start your next topic. That is intonation. So intonation क्या होता है? Intonation is the melodic pattern. एक मेलोडिक पैटर्न होता है जिस तरह आप किस तरह बोलते हैं, किसी भी सेंटेंस को हम किस तरह से बोलते हैं, वो होता है इंटोनेशन. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रेस और रिदम ये बहुत मायने रखता है. इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हम कुछ बोलते हैं, किस चीज़ पे हम वर्ड पे स्ट्रेस डाल रहे हैं, हमारा रिदम कैसा है, हमारे बोलने का स्टाइल कैसा है. ठीक है. Intonation conveys differences of expressive meaning, that is surprise, anger, boredom in this type of phrase sentence from another. जैसे कि your name is John, beginning with a medium pitch and ending with a lower. ठीक है. Falling intonation and rising intonation. जैसे कह रहे हैं your name is John, simply बोल दिया your name is John. पर अगर किसी को क्वेश्चन भी पुट करना हो your name is John, तब वो देखो कि हमारा इंटोनेशन राइज हुआ है जब हमने ये वर्ड बोला है John. ठीक है. तो हमने आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क. सो योर नेम इज जॉन, तो इसमें यहाँ पे राइज हुआ है जे और एन, जॉन एन फॉल हुआ, तो दिस इज नोन एज राइजिंग इंटोनेशन एंड दिस इज फॉलिंग इंटोनेशन. कि किस वर्ड का स्ट्रेस से अप पे गया है और कौन से वर्ड के स्ट्रेस से डाउन गया है. सो अभी यहाँ पे हमने देखना है कि रूल्स फॉर इंटोनेशन. सबसे पहली चीज होती है एवरीबडी हैज देयर ओन पिच रेंज. हर एक वैसे इंसान की अपनी पिच रेंज होती है. किसी की आवाज़ पतली है, किसी की भारी है. मेरी आवाज़ हैवी बेस वॉइस टाइप है. किसी की आवाज़ हो सकता है पतली हो, किसी की कैसी. हर एक की अलग होता है. सो वी कैन नॉट जज अ पर्सन अकॉर्डिंग टू आवर ओन स्टाइल बट अकॉर्डिंग टू हिज स्टाइल ऑफ स्पीकिंग. ठीक है. So everybody has their own pitch range. Language too also differ. English has particularly wide pitch range. In each tone unit, the pitch movement has a rise and fall of tone. हमारी कहाँ पे राइज हो रही है, कहाँ पे हमारा फॉल हो रहा है. ऑल दिस. जैसे सपोज करो अगर इस बच्चे ने बोलना हो जॉन, सो इनकी आवाज़ फ़र्क है, मेरी आवाज़ फ़र्क है, इस बच्चे की आवाज़ फ़र्क है. सो टोन इनकी वॉइस मॉड्यूलेट कैसे होती है, क्या पता इनका बोलने का स्टाइल उस पर्टिकुलर वर्ड में कहाँ पे टोन हाई होनी हो, कहाँ पे लो, कुछ और हो. मेरा अलग है, इस बच्चे का अलग है, इस बच्चे का अलग है. बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल इन टॉकिंग. किसी की भी स्टाइल सेम नहीं होती. आई कैन नॉट कॉपी दिस चाइल्ड, चाइल्ड कैन नॉट कॉपी मी. हर एक का अपना अपना डिफरेंट लेवल होता है ऑफ स्पीकिंग. ठीक है. सो चेंजिंग ऑफ इंटोनेशन कैन कम्प्लीटली चेंज द मीनिंग. जैसे अगर सपोज करो क्लास की बात होती है, उसमें मेरे को बहुत अच्छा होता है कि बच्चे आए पढ़ें. ठीक है. उसमें मेरी टोन कुछ होती है. अगर कहीं जाना हो तो उसमें टोन चेंज हो जाती है बिकॉज वो इतना मन से नहीं होता. बट जहाँ पे बच्चों को कुछ कराना हो मेरे को मन से होता है. 7 बजे क्या 6 बजे क्लास ले लूँ, बच्चे आने वाले कभी, मैं इस टाइप की. तो वहाँ पे टोन एक्साइटेड होगी जहाँ पे इंटरेस्ट होता है इंसान का कुछ करने को पर्टिकुलरली. ठीक है. Changing the intonation can completely change the meaning. Intonation and stress are closely linked. In fact, it is impossible to dissociate them. जो intonation है और stress है वो completely linked होता है, बिल्कुल strongly linked होता है. उसको हम separate नहीं कर सकते. जैसे मैं कह रही हूँ falling intonation, अभी जो मैंने बताया था falling intonation, ये चीज़ बताई थी falling and rise intonation. ठीक है. falling intonation, the pitch of voice falls at the end of sentence. ठीक है. Falling intonation is most common intonation pattern of English, found in statement, command, questions. ठीक है. Okay, are you going for the trip? Are you coming with me? तो कहाँ पे fall हुई है, कहाँ rise हुई है, जहाँ पे किसी से कुछ पूछ रहे हैं. ठीक है. जैसे आप कहते हो nice to meet you, nice to ऊपर हो गया, meet you करके नीचे हो गया. I'll be back in a minute. फॉल हुई है मिनट. ठीक है. She doesn't live here anymore. कोई किससे पूछेगा कि जैसे ये यहाँ पे रहती है, नहीं आजकल वो यहाँ नहीं रह रही है. She doesn't live here anymore. Dad wants to change his car.
ठीक है, हियर द वेदर इज, हियर इज द वेदर फोरकास्ट। जैसे न्यूज़ पे देखते हो ना वेदर फोरकास्ट, वो क्या बोलते हैं, आज के मौसम की खबरें यहाँ है, वो चीज़ नीचे को होगी। ठीक है, जैसे कमांड्स हैं, कमांड होते हैं ना, हम लिख बोलते हैं कि पैम्फलेट होता है, राइट योर नेम हियर, अपना नाम यहाँ लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल हुई है। शो मी व्हाट यू हैव रिटन, शो मी व्हाट यू हैव, ऊपर तक हुई, रिटन नीचे, फॉलोइंग इंटोनेशन। ठीक है, बाकी भी एग्जांपल्स है, करके देखना। राइजिंग इंटोनेशन, राइजिंग क्या होती है, द पिच ऑफ द वॉइस rises at the end of a sentence. It is normally with yes or no questions. ये हमेशा normally yes or no questions के साथ होती है rising intonation। जैसे हम पूछते हैं, जैसे जब ये मैडम आए थे, जब हमने न्यू स्टाफ रखा, तो मैं हर बार आके बाद में बच्चों से पूछती हूँ, डू यू लाइक योर न्यू मैम, डू यू लाइक योर न्यू टीचर, वहाँ पे राइज हो गया। हैव यू फिनिश्ड ऑलरेडी, जहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा है, मैं आई बोरो योर डिक्शनरी, वो ऊपर हो गया। ठीक है, डू यू हैव एनी मैगजीन, ये सब करके देख लेना फिर कहाँ पे राइज होता है, कहाँ पे हमारा इंटोनेशन फॉल होता है। ये स्ट्रेस के साथ क्लोजली एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि किस वर्ड में हमने स्ट्रेस डाला है, टोन को पिच हाई करने के लिए, किस पर हमने लो करने के लिए, तो ऑल दिस इज क्लोजली एसोसिएटेड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन टैग्स, ये भी आप करके देख लेना। क्वेश्चन टैग्स शो द अननेसेसिटी रिक्वायर। वी हैव मेट ऑलरेडी, से कहते हैं ना, हम पहले भी कहीं मिले हैं ना, तब जो बोलते हैं ना, तो वो ऊपर हो गया। सो वी हैव मेट ऑलरेडी, हैवंट वी, मिले हैं कि नहीं। यू लाइक द फिश, डू यू। जब सपोज करो फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में कोई वेजिटेरियन पर्सन ने डिनर पे आना है, मैं स्ट्रिक्ट नॉन वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, मेरे घर में किसी वेजिटेरियन ने आना है, तो नेचुरली मेरे को उसके हिसाब का बनाना, मैं पहले ही पूछूंगी यू लाइक फिश, डू यू, पसंद है। अब वो बता देगा नो आई डोंट लाइक, तो उस दिन मेरा पूरा मेन्यू वेजिटेरियन होगा, मैं उस दिन नॉन वेज नहीं बताऊँ, क्योंकि मेरा गेस्ट वेजिटेरियन है, तो मैं उनके सामने नॉन वेज नहीं रख सकती। ठीक है, यू आर न्यू स्टूडेंट, आन यू, अब ये नया बच्चा क्लास में आया है जिसको मैंने शायद पहले नहीं देखा, तो मैं पूछूंगी यू आर अ न्यू स्टूडेंट, तुम नए बच्चे हो, आंट यू, है ना, न्यू स्टूडेंट हो, ऐसे ही हम पूछते हैं। सो वहां पे हमारा इंटोनेशन जो है वो राइज कर गया। सो वी समटाइम्स यूज कॉम्बिनेशन, कई बार कॉम्बिनेशन होता है फॉलिंग एंड राइजिंग इंटोनेशन का, कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड राइज फॉल और फॉल राइज इंटोनेशन। राइज फॉल इंटोनेशन, जब इंटोनेशन पहले राइज होगा एंड फॉल होगा। ठीक है, हैव यू, आर यू हैविंग सूप और सैलेड, जैसे ये हमने क्वेश्चन पूछा है, आर यू हैविंग सूप और सैलेड, राइज हुआ फिर फॉल हुआ। इज जॉन लिविंग ऑन थर्सडे और फ्राइडे, डज ही स्पीक जर्मन और फ्रेंच। सो कई जगह पे जो इंटोनेशन है वो राइज हो रहा है, कई जगह पे फॉल हो रहा है। नेक्स्ट इज इनफिनिश्ड थॉट्स, पार्शियल स्टेटमेंट्स, वो कौन सी होती है, या, यस, या, द वेजिटेबल वॉज ऑल राइट, फिश वॉज गुड, ये सब अनफिनिश्ड स्टेटमेंट्स होती है। वेल, डू यू लाइक माई न्यू हैंड बैग, वेल द लेदर इज नाइस। अब इसमें क्या है, राइज एंड फॉल दोनों चीज देखोगे। जैसे मैंने पूछूंगी डू यू लाइक माई न्यू सूट, अगर आपने कोई नया कपड़ा पहना, या डू यू लाइक माई न्यू हैंड बैग, अगर मेरे पास न्यू हैंड बैग है, तो क्या बोलोगे, वेल द लेदर इज नाइस बट आई डोंट लाइक इट। लेदर तो ठीक है, अच्छा है, पर मेरी चॉइस का नहीं है। अब जैसे सपोज करो किसी बच्चे ने वाइट कलर का कोई बैग लिया है, मुझे वाइट कलर बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे हमेशा डार्क कलर पसंद आते हैं, ब्लैक, ग्रीन, जो किसी को पसंद नहीं आता वो मेरे को पसंद है। ठीक है, रेड, डार्क से डार्क कलर, मेरे को कभी वाइट चीज़ अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, हाँ लेदर इसका अच्छा है, ठीक है, बट मेरे टेस्ट का नहीं है, क्योंकि मुझे वाइट नहीं पसंद। बट द रेस्ट वॉजंट ग्रेट, हाँ लेदर ठीक है, अच्छा ठीक है, पर मुझे कुछ खास अच्छा नहीं, क्योंकि वो मेरी चॉइस का नहीं।
सो यू बोथ लिव इन लॉस एंजलिस। अगर किसी को पूछना हो, जैसे मैं कहूँगी ओके सो यू बोथ लिव इन द सेम लोकेलिटी, वेल अभी बताएंगे वेल आई लिव इन, सपोज ये सानेवाल रहती है, आई लिव इन सानेवाल मेन रोड बट शी लिव्स इन, अगर ये कहीं और जगह से रहती है वहाँ, तो वेल आई लिव इन बट शी लिव्स इन बट आई डोंट नो। अगर नहीं पता घर तो बताएंगे कि आई डोंट नो वेयर शी लिव्स। तो वहाँ पे राइज हुई है और एक जगह फॉल हुई है, इंटोनेशन। नेक्स्ट इज conditional sentences. The tone rise in first clause and falls gradually in second clause. Clauses याद है हमने किए थे, ठीक है। तो clause में क्या होता है, जहाँ पे unfinished भी sentences होते हैं। If he calls, ask him to leave a message. जैसे सपोज करो मैं कॉल कर रही हूँ सुबह से, सुख इज बिजी, ठीक है, मैं कॉल कर रही हूँ, तो मैंने मुस्कान से मेरी बात हुई है, तो मैं कहूँगी कि अगर मेरी भी बात नहीं हुई है, मैं क्लासेस के लिए जा रही हूँ, कोई अर्जेंट काम था, अगर ये कॉल करे तो मेरा मैसेज दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ ही कॉल्स या इफ़ शी कॉल्स आस्क हिम टू लीव अ मैसेज, क्यों मुझे मैसेज करके बता दे, क्योंकि हमने शाम को कहीं मिलना था, तो मैसेज करके बता दे, क्योंकि अब मैं फ़ोन नहीं यूज़ करूँगी, लगातार मेरी 3-4 घंटे क्लासेस है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉइस राइज हुई है, इधर जाकर फॉल हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम अगर, अब जैसे मैंने ट्रिप का मैं बता रही हूँ, ठीक है, अब तुम कहोगे कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं, अगर ये कहेगी नहीं तो मैं भी नहीं जाऊँगी, ठीक है ना, अगर ये कहेगी नहीं तो मैं भी नहीं जाऊँगी, ठीक है। सो अनलेस ही इंसिस्ट, जोर डालना, आई एम नॉट गोइंग टू गो, मैं तो नहीं जा रही। सो राइज एंड फॉल ऑफ इंटोनेशन। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, जस्ट कॉन्टैक्ट अस। जैसे आपको हम लोग कॉल करते हैं कि कोई भी पढ़ाई में कहीं भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी है, मेरे को कॉन्टैक्ट करो, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो वहाँ यू हैव एनी प्रॉब्लम, वहाँ पे राइज होगी, कॉन्टैक्ट अस, वहाँ फॉल होगी, समझ आई। बाकी ये करके देखना। नाउ योर चैप्टर इज ओवर, योर नेक्स्ट चैप्टर इज स्पीकिंग स्किल्स। What are speaking skills? सबसे पहली चीज होती है कि स्पीकिंग स्किल्स क्या होते हैं। स्पीकिंग स्किल में सबसे बड़ी चीज होती है कम्युनिकेशन, हाउ यू कम्युनिकेट योर वर्ड टू अदर पर्सन, योर मैसेज टू द अदर पर्सन, ठीक है। कम्युनिकेशन में आप अपना मैसेज कैसे डिलीवर, फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू कम्युनिकेट विद ऑल ऑफ यू। अगर मैं आकर ऐसे बात करूं कि योर नेक्स्ट चैप्टर इज, आप कहोगे इसको तो खुद नहीं पता है, हमें क्या बताइए, वो तो खुद ही डरी हुई है, प्रोजेक्टर के सामने खड़े होते हैं तो खुद कांप रही है, ये तो नीचे झुक रही है, ये हमें क्या बताएगी। सो कम्युनिकेशन में बैरियर नहीं होना चाहिए। बैरियर क्या होता है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, जो आप आगे पढ़ोगे। सो सबसे पहली चीज होती कम्युनिकेशन की कमांड, बॉडी लैंग्वेज, स्टाइल। उसके अलावा हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद एन ऑडियंस, चाहे मेरे सामने 10 बच्चे हैं या मेरे सामने 50 बैठे हो, मेरा एक्सप्रेशन सेम रहेगा। क्यों, सबसे पहली चीज होती कम्युनिकेशन में योर कॉन्फिडेंस लेवल। आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आर यू एबल टू कम्युनिकेट विद एवरीबडी आई टू आई, मैं सबको देख के बोलती हूँ, और यू आर लाइक दिस, जो पर्सन लाइक दिस हो, डरे, मैंने फोन दूर रखा है या फोन बार बार चेक करेगा, मैं जैसे मेरे को कोई वर्ड पूछ लो, ठीक है, यहाँ पे मैंने देख के बताना है, पर मैं पता ना हो मैं झट से डिक्शनरी खोलने बैठ जाऊँ, रुको रुको मैं बताती हूँ, पर इसको तो आप नहीं आता या हमें क्या बताएगी, ठीक है। सो कम्युनिकेशन इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और क्वालिटी ऑफ लाइफ, and speech is the primary means of human communication. An adult with intellect disabilities speech communication is troubled. हाँ, जो जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि जिससे बोलना नहीं जाता, जिनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो, ट्रबल हो, वो बात और होती है, बट जिनको जैसे कोई डिसेबिलिटी है, जैसे मेंटली या किसी को प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बात अलग होती है, बट वैसे कम्युनिकेशन होती है जब हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। Now, English language is unparalleled. It becomes imperative to excel in the art of speaking. Speaking skill consists of fluency, intelligibility, non-verbal and business communication. ये बहुत ज़रूरी है। Intelligibility, कितनी इंटेलिजेंस के साथ इंसान आपसे बात कर रहा है,
वर्बल एंड नॉन वर्बल हमने किया था, जेस्चर्स क्या होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन, सपोज यू आर अ बिजनेस पर्सन, कल को आपका अपना कंपनी हो, बिजनेस हो, अगर आपको बिजनेस कम्युनिकेशन ही नहीं आता होगा कि अपने पूरे ग्रुप को कैसे कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स, सेमिनार्स हैंडल करने हैं, आप नहीं कर सकते। सो यू हैव टू बी अ वेरी गुड एफिशिएंट कम्युनिकेटर सो दैट यू कैन इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल सिंगल हैंडेडली। आप आराम से बात कर सकते हो इफ यू आर अ गुड कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया है। और उसमें सबसे पहले क्या चीज आती है, सबसे पहली चीज होती है फ्लुएंसी। सो व्हाट इज फ्लुएंसी? फ्लुएंसी जैसे कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहते हैं, फ्लुएंसी इन एनी लैंग्वेज इज एबिलिटी टू स्पीक और राइट अ लैंग्वेज इजीली। फ्लुएंसी क्या होती है कि कोई भी लैंग्वेज को हम पढ़ सके, रीड कर सके और उसमें हम बात कर सके बहुत अच्छे तरीके से। Speaking fluency is one of the major component in second language learning. As a result, students need to understand it, speak fluently in order to express their speaking proficiency. अगर आप proficient हो in speaking, आपकी speaking skill ठीक है, आप एक चीज को understand कर सकते हो, उसको बता सकते हो, उसको समझा सकते हो, then you are a good communicator. कई रिसर्चर्स ने फ्लुएंसी को कैसे बताया है? फ्लुएंसी इज टोल्ड द एबिलिटी टू स्पीक विद फ्यू पॉजेस। ये नहीं कि बिल्कुल ही हम बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं, सांस भी ना ले, नहीं, कुछ पॉजेस। अब मैं भी जब बात करती हूँ बीच में रुकती भी, सांस भी लेना पड़ता है, ठीक है ना। सो वी हैव टू स्पीक विद फ्यू पॉजेस। ये नहीं कि बिल्कुल अटक अटक के एक वर्ड बोल के 10 मिनट सोचने बैठ जाओ कि अगला बोलना क्या है। सो ओनली फ्यू पॉजेस, थोड़ा थोड़ा रुक कर हम बात कर सके एंड हमारी टोन, पिच और बात करने का स्टाइल ऐसा हो कि सामने वाला हमारी बात को समझे। इतना तेज भी ना बोले कि हम रुके ही ना, उसको पता ही ना लगे बोला क्या है। सो यू शुड बी, योर वर्ड्स हैव टू बी वेरी क्लियर, क्लियरली हम बात कर सके, आपस में कम्युनिकेट, सो दैट द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। The ability to speak consistently using semantically dense sentence with few unnecessarily words. ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी, ठीक है। कंसिस्टेंटली हम बात करें, बिल्कुल लगातार हम बात करें और डेंस सेंटेंसेस, डेंस मतलब जैसे मैं एक लाइन को अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, डेंस सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स देकर, ठीक है। और उसके अलावा अननेसेसरी वर्ड, ठीक है, आपका टॉपिक कुछ चल रहा है, हम मैथ्स शुरू कर लें, अननेसेसरी वर्ड्स में जितनी ज़रूरत है, जहाँ तक ज़रूरत है उतना आप कोशिश करो। नेक्स्ट इज द एबिलिटी टू नो व्हाट टू से इन वेरियस कंटेक्स्ट एंड अनफेमिलियर सिचुएशंस। पूरा आपको पता होना चाहिए कि हमने अलग अलग कंटेक्स्ट में क्या बात करनी है और अलग अलग अनफेमिलियर सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए अभी फ़िलहाल मेरे लिए अनफेमिलियर सिचुएशन है, अगर जैसे मेरे को बच्चे पूछ रहे हैं कि यहाँ से कितने घंटे का रास्ता है, वो मुझे उसके लिए पहले सर्च करना पड़ेगा। मैं अपनी ओर से नहीं किसी बच्चे को प्रॉमिस कर सकती कितने घंटे का रास्ता है जहाँ आपने जाना है ट्रैक पे, ठीक है। आई विल हैव टू सर्च इट देन ओनली, क्योंकि अनफेमिलियर सिचुएशन है, मैं पहले कभी नहीं गई वहाँ, सो आई विल हैव टू सर्च इट। बच्चे को मैं अपनी ओर से नहीं कह सकती, ठीक है। तो दैट इज अनफेमिलियर सिचुएशन, उसको हैंडल कैसे करना है, उसको उस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना है, वो चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। Next is the ability to create speech for communication. How you have to create the speech? आपने अपनी स्पीच कैसे तैयार करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीक तक कोई डिबेट रखते हैं या डिबेट की जगह हम लोग कोई पब्लिक स्पीकिंग टॉपिक रखते हैं। पब्लिक स्पीकिंग टॉपिक में अगर मैं इस बच्चे को बोलूँ कि यू हैव टू, यहाँ पर डायस से बच्चे आपने ये स्पीच देनी है, आपने ये देनी है, आपका ये टॉपिक है। सो उस चीज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए। एबिलिटी टू क्रिएट स्पीच फॉर कम्युनिकेशन, बच्चा बोल सके, ये नहीं कि हमने बोला है तो बच्चा ना बोल सके, वो एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो अपने वर्ड्स को क्रिएट कर सके। हर रोज़ इनको इंग्लिश क्लासेस में टॉपिक्स मिलते हैं, तो उसमें अपने वर्ड्स को कैसे क्रिएट कर सके वो चीज़। आप जैसे कि कोहेन बोल रहे हैं, ये आपके राइटर है, शायद आ सकता है। व्हेन एवर दिस थिंग कम्स, याद रखो कि ये हमारा क्वेश्चन उसमें आ सकता है इन योर एग्जाम। अकॉर्डिंग टू कोहेन ने कब ये बात कही, दिस जब 1994, उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये तब की होती है जब उसने वो बात कही है, ठीक है।
According to Cohen, the speakers should have fluency in the language and use vocabulary and structure in suitable situations. इसने क्या बोल रहा है, कोहेन ने आपको क्या कह रहे हैं कि जो स्पीकर है उनकी फ्लुएंसी होनी चाहिए लैंग्वेज में, और वोकैब वर्ड्स के स्ट्रक्चर जो है सिचुएशन के हिसाब से बोले, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से वर्ड्स को बोले. फॉर एग्जाम्पल हम यही बात कर रहे थे आपकी ट्रिप की. आपका ट्रिप जहाँ जा रहा है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हमने 1-2 दिन में देनी है, ना कि मैं आपको गोवा, तमिलनाडु, यहाँ वहाँ की नहीं, जिस जगह की. क्यों? क्योंकि गर्ल चाइल्ड, आपके पेरेंट को पता होना चाहिए कहाँ जा रहे हो. वो हमारा फर्ज है पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देना कि हम बच्चों को लेके यहाँ जा रहे हैं. स्पेशली मैंने बोला है फॉर अ गर्ल चाइल्ड कि आपके पेरेंट को पता होना चाहिए बच्चा इतने बजे जा रहा है और इतने बजे यहाँ सेंटर पे आएगा. मैडम खुद बच्चे को हैंड ओवर करेगी टुवर्ड द पेरेंट. समझ आ गई? तो वहाँ का उस जगह का पूरा पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज बियर्ड्समोर में क्या बोला है, बियर्ड्समोर ने क्या बोला, 1972 में बियर्ड्समोर ने बोला है ओरल फ्लुएंसी नीड्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस. ओरल जो है फ्लुएंसी उसको एक कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव पर्सन पूरा उसको कंप्लीट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि अगर सामने वाला एक और पर्सन मेरे लेवल का है तो मुझे कैसे हैंडल करनी है उस सिचुएशन. टू फॉर्मुलेट मोर देन वन सेंटेंस, एक से ज़्यादा सेंटेंसेस बोलने की. ये नहीं कि अगर मैंने वो कैब वर्ड दे दिए 4-5, एक लाइन, एक से ज़्यादा सेंटेंसेस क्रिएट करने की एबिलिटी होनी चाहिए. विद एक्यूरेट एंड प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इन रियल टाइम. अगर टाइम लिमिट जैसे मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे रखना है, बाद में एक मैंने रखना है पब्लिक स्पीकिंग, तो टाइम लिमिट जैसे सपोज करो मैंने पब्लिक स्पीकिंग के लिए ये सारे बच्चे ले लिए, आपके पास पर चाइल्ड 5 या 10 मिनट का ही टॉपिक होगा, 5 मिनट या हद 7 मिनट्स. तो विद इन द टाइम लिमिट ही बोलना है. ठीक है. चूजिंग एंड इंसर्टिंग वर्ड्स और वोकैबुलरी दैट आर रिक्वायर्ड वेल. वर्ड्स अब टॉपिक दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनको टॉपिक दिया है, तो शी विल हैव टू चूज द वर्ड्स एंड वोकैबुलरी जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड हो. He states that each sentence has to be combined with into connected speech. पूरी स्पीच में जो वर्ड्स हैं वो कनेक्ट हो आपस में विद ईच अदर. ये नहीं टॉपिक कुछ दिया है और वर्ड्स कहीं और के हों. सो इट शुड बी कनेक्टेड विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू द होल स्पीच. ठीक है. अब उन्होंने आगे क्या एक्सप्लेनेशन दी है. फ्लुएंसी. फ्लुएंसी क्या होती है? एबिलिटी टू शो स्पीकर्स कम्युनिकेटिव प्रोफिशिएंसी एंड टू स्पीक नेचुरली एंड कंटिन्यूसली. कि फ्लुएंसी क्या होती है? फ्लुएंसी होती है स्पीकर की एबिलिटी, किस तरह से वो बात कर रहा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी, प्रोफिशिएंसी कैसी है, और वो नेचुरल टोन में बोल रहा है. तारक मेहता की दया की तरह नहीं बोल रहा, नेचुरल टोन में नहीं बोल रहा, नेचुरल टोन में बोल रहा है. जैसी है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे को कोई शर्म महसूस नहीं होती कि मेरी भारी आवाज़ है, नेचुरल टोन है मेरी. अगर मैं पतली सी आवाज़ करके क्लास में बोलूँ, सबसे पहले हंस के पागल हो जाओगे. वैसे तो मैडम की आवाज़ जैसी है वो थोड़ी सी भारी है आवाज़, और ये कैसे बना के बोल रही है, हंसी आएगी दूसरे को. सो जो आपकी नेचुरल टोन है उसमें बात करो. डोंट ट्राई टू मेक योर वॉइस आर्टिफिशियल, लोग आप पर हंसेंगे. उसके अलावा एक्यूरेसी, एक्यूरेट वर्ड्स बोलो जिसमें स्ट्रक्चर एंड लेक्सिकल वर्ड, स्ट्रक्चर्ड वर्ड्स हो और लेक्सिकल मतलब फ्लेक्सिबल भी हो और लेक्सिकल भी हो, कहीं से भी सिमेंटिक स्ट्रक्चर्स भी हो, लिंकिंग वर्ड्स भी हो, फ्रेजेस भी हो. रेलेवेंस, इंटेलिजिबिलिटी, प्रोनाउंसिएशन, वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स. जैसे तभी मैं आपको बोलती हूँ, मैंने यहाँ पे लिंकिंग वर्ड्स, अब पढ़ो, कनेक्टर्स पढ़ो. क्यों बोलती हूँ मैं ये बार बार, क्यों पॉइंट आउट करती हूँ? सो दैट यू नो कि एक वर्ड के और कितने कितने मीनिंग्स होते हैं, हम इसको किस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं. नाउ फ्लुएंसी इज अ वे दैट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्पीक इजीली एंड फ्लोइंग व्हेन कंपेयर्ड टू नेटिव स्पीकर्स. उसमें कौन कह रहा है? डे एंड शेप्सन. ये दो अलग अलग सोशल साइंटिस्ट हैं. डे अलग नेम है, शेप्सन अलग है ना. उन्होंने अलग से एक्सप्लेनेशन दी है 4 लेवल्स के ऊपर. क्या है उसके 4 लेवल्स? सबसे पहला लेवल है स्टॉपिंग स्लो स्पीच, नोटिसेबल पॉजेस बिटवीन वर्ड्स, यूज मेनी अटेम्प्ट्स. स्टॉपिंग, थोड़ा रुको. नेक्स्ट इज स्लो स्पीच,
स्पीच ये नहीं कि हाँ अभी टॉपिक दिया 5 मिनट में बोलने फटाफट ऐसे बोलने, नहीं, स्लोली, ताकि इस दूसरे को समझ आए। नोटिसेबल पॉजेज बिटवीन वर्ड्स, जहाँ पे कॉमा की ज़रूरत है वहाँ पे नोटिस होकर इसने कॉमा पॉज लिया है, ठीक है। एंड यूज मेनी अटेम्प्ट्स, बार बार अटेम्प्ट करो। ये नहीं कि जैसे मैंने बोला पब्लिक स्पीकिंग हमने करनी है, आज बोला मैं सुबह रख दूँ, नहीं, बार बार अटेम्प्ट करनी, क्योंकि टॉपिक देना है मैंने बच्चे को, बच्चे ने इसको प्रिपेयर करना है, 1 वीक का टाइम मिलेगा, उसके नेक्स्ट वीक ही पब्लिक स्पीकिंग होगी, उसके नेक्स्ट वीक ही अपना ओपिनियन, अपना टॉपिक लेकर बच्चा आगे आ सकता है। ये नहीं कि हाँ नोट कर लो कल सुबह, वो तो घबरा जाएगा, ये क्या टाइम ही नहीं दिया प्रिपेयर करने का, ठीक है। नेक्स्ट इज अनइवन स्पीकिंग, सम नोटिसेबल पॉजेज बिटवीन वर्ड्स सीम्स टू रिक्वायर एफर्ट, समटाइम्स स्टॉपिंग, टेंड टू बट नॉट नेसेसरली हैव स्लो स्पीच रेट ऑफ, मतलब थोड़ा रुक कर, थोड़ा नोटिसेबल पॉज हो, एफर्ट हो, और इस तरह से हो ताकि स्ट्रक्चर लेवल हो। ये नहीं कि पता ही ना लगे इसका क्या मतलब है, कहाँ जा रही है, लाइन क्या है और उसका मतलब क्या, वो होना अनक्लियर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिलेटिवली स्मूथ एंड इजी स्पीच बट स्पीच रेट स्लोअर देन नेटिव और रिकॉग्नाइजेबल नॉन नेटिव। स्मूथ और इजी स्पीच हो पर स्लो हो थोड़ा सा, ताकि जो नेटिव लोग हैं वो भी समझ सके और नॉन नेटिव हैं वो भी समझ सके। तभी मैं लेवल ऑफ इंटरेक्शन हिंदी, ताकि नेटिव लोग भी समझ सके, नॉन नेटिव, ताकि बच्चे को समझ में आए। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम इन अचीविंग फ्लुएंसी। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं फ्लुएंसी को अचीव करने में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी। अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग है तब आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि विल्किंस 1972 में क्या उन्होंने बात बोली थी, वाइल विदाउट ग्रामर वेरी लिटिल कैन बी कन्वेड, विदाउट वोकैबुलरी नथिंग कैन बी कन्वेड। अगर ग्रामर नहीं है तो बहुत कम कन्वे हो सकता है, पर अगर वोकैब ही नहीं है तो कुछ भी हम कन्वे, अपना मैसेज नहीं कर सकते। डायमंड और गल्टन 2006 में उन्होंने क्या बोला, वोकैबुलरी इज डिफाइंड एज द नॉलेज ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि वोकैब क्या होती है, वो एक नॉलेज होती है वर्ड्स की विद देयर मीनिंग्स। इफ दे से लर्नर्स लैक अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी बेस फर्स्ट दे विल नॉट बी एबल टू अकम्प्लिश अंडरस्टैंडिंग। अगर नॉलेज नहीं है ग्रामर की, अगर मालूम ही नहीं है वर्ड्स का, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी लेवल जो होगा वो बहुत कम होगा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू हैबिट ETL, इन्होंने क्या बोला है, ये नेम है हैबिट एट एल, ये इसका नाम है। 1983 में इसने क्या बोला, अ स्टूडेंट हु नोज अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड मीनिंग्स कैन एक्सप्रेस एक्यूरेट मीनिंग। अगर एक स्टूडेंट को लार्ज नंबर ऑफ वर्ड के मीनिंग पता है तो वो अपने वर्ड्स में मीनिंग निकाल सकता है। उसके अलावा कार्डिनल्स ने 2001 में क्या बोला है, ये अब अलग अलग राइटर्स है ना, ये ऐसे पढ़ के देख लेना। indicates that vocab is used as important tool to find out how much student can communicate successfully। इसलिए क्या बोला है कि vocabulary जो है एक बहुत important tool है किस चीज़ का, ये पता करने का कि एक स्टूडेंट कितनी कम्युनिकेशन में एक स्टूडेंट कितना सक्सेसफुली आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। स्टीविक ने बोला है कि vocabulary is a knowledge of most important thing in learning a new language। स्टीविक ने बोला है कि vocabulary एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल होता है ताकि बच्चे एक नई तरह की लैंग्वेज सीख सकें। दिस यू कैन सी कि अलग अलग राइटर्स ने क्या बोला है। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ ग्रामर। अगर ग्रामर की नॉलेज है तो आप हर एक चीज़ ओवरकम कर भी सकते हो। ग्रामर की नॉलेज, साउंड नॉलेज ऑफ ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन नो द सेंटेंसेस वेल। ठीक है,
इसमें कई राइटर्स ने अपनी ओपिनियंस दिए हैं, बट बेसिकली जो है कायंस्पारा और वाली, इन्होंने 2010 में बोला है लैक ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नॉलेज इज वन ऑफ द ऑब्स्टेकल ऑफ अ लैंग्वेज। ये बात हर एक टीचर आपको बोलेगा कि अगर आपकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता, जैसे हम टेंसेस के बार बार आपको रूल्स बताते हैं, कौन सा प्रेजेंट पास्ट, क्यों उस पर जोर दिया जाता है, ताकि आपको मालूम हो इज एम आर कहाँ लगना है, वॉज वर कहाँ लगना है। अगर आपको पता होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ लगनी है, तभी आप अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकोगे, आप अपने वर्ड्स, अपने सेंटेंसेस को फॉर्मुलेट कर सकोगे। व्हेन यू विल बी एग्जैक्टली नोइंग विच पॉज वी हैव टू टेक, विच टेंस वी हैव टू यूज़, कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, किस तरह से हमारी लैंग्वेज को फॉर्मुलेट करना है, करेक्ट वोकैबुलरी कैसी होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन कैसी होनी चाहिए, एज वेल एज कितना हमने अपना टोन को हाई एंड, जैसे अभी हमने किया था, इंटोनेशन हमारी कैसी होनी चाहिए। सो यू शुड बी नोइंग ऑल दिस। नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन। यस, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग साउंड्स ऑफ स्पीच including utterance, stress, intonation in response to some standards of rigorous acceptability। इसमें क्या होती है? साउंड कैसी है हमारी, स्पीच के साउंड ऑफ स्पीच कैसी है, अटरेंस मतलब हमने वर्ड अटर कैसे करना है, बोलना स्टार्ट कैसे करना है, स्ट्रेस, स्ट्रेस कितना लेना है, हमारी इंटोनेशन, राइज एंड फॉल ऑफ इंटोनेशन कहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ स्पीकिंग है वो किस टाइप का है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। प्रोनाउंसिएशन कंसिस्ट ऑफ phenomems and super segment features. A speaker who fails to pronounce accurately in range of phenomems have difficulty to make people understand what he wants to communicate. अलग अलग राइटर्स की भी यही राय है, या पढ़ के देखना कि क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, कि अगर प्रोनाउंसिएशन हमारी प्रॉपर ना हो, हमें मालूम ना हो हमने कहाँ पे रुकना है, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ पे बोलना है, तब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। व्हेन वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि हमने बोलना ही कैसे, हमारी प्रोनाउंसिएशन अगर क्लियर नहीं है, अगर सामने वाले को हमें 20 बार उसको हमें पूछना पड़े कि हाँ जी इसका क्या मतलब है, इसका क्या क्या बोला, फिर बोलो, रिपीट करो, वो भी पर्सन इरिटेट हो जाएगा और हमें भी बार बार उसको समझाना पड़ेगा। सो आवर प्रोनाउंसिएशन हैज टू बी वेरी क्लियर सो द नेक्स्ट पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, ठीक है। नेक्स्ट इज लिसनिंग एबिलिटी। ये हमने पहले भी किया था कि हमें लिसन, वी हैव टू लिसन फर्स्ट। इफ वी डू नॉट लिसन वी विल नॉट बी एबल टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड। गुड लिसनिंग क्या होती है? गुड लिसनिंग विल बी एबल टू हेल्प लर्नर्स इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। दो चीजें होती है, एक होती है हियरिंग, एक होती है लिसनिंग। हियरिंग क्या होती है? ये हमने पहले भी किया था, हाँ जी। हियरिंग सिर्फ सुनना, हर तरह की आवाज़ें आ रही हैं, बट लिसनिंग वी हैव टू लिसन। क्या हम क्यों होता है ध्यान से हमारी बात सुनो, ध्यान मीन्स वी हैव टू लिसन एंड अंडरस्टैंड। पहले हमने सुनना है, फिर हमने उसको अंडरस्टैंड करना है, एंड देन वी हैव टू इंटरप्रेट इन आवर ओन वर्ड्स, फिर हमें अपने वर्ड्स में उस बात को बताना है, ठीक है। सो दैट इज लिसनिंग केयरफुली। लिसनिंग स्किल्स, अब जैसे डॉफ कह रहे हैं 1998 में that we have to develop listening skills, speaking skills can be developed। अगर हमारे listening skills, जैसे ये बात है डॉफ की बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे listening skills अच्छे हैं तब हमारे speaking skill अपने आप improve होंगे। if we listen carefully तो हम उसको अपने words में बता भी सकते। क्यों हम कहते हैं कि ध्यान से lecture attend करो, ध्यान से class attend करो, क्यों? ताकि अगर आपने ये चीज़ समझ ली सुनकर तो आप अपने वर्ड्स में, क्योंकि अल्टीमेटली आपने एग्जाम में अपने वर्ड्स में उसको रिप्रोड्यूस करना है, तो अगर आपने समझ लिया अच्छे तरीके से देन यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस इन योर ओन वर्ड्स। नेक्स्ट इज एंजाइटी। व्हाट इज एंजाइटी? It is regarded as a very negative factor in learning a second language or a foreign language, especially learning to speak the language। अगर आप anxious हो, अगर आप घबराते हो, anxious हो, आपके अंदर एंजाइटी है, तो आप ठीक से सीख नहीं पाओगे। You will not be able to understand what is being said if you yourself you are anxious, you are आपके अंदर खुद anxiousness से घबराहट है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है।
इंग्लिश स्पीकिंग इन क्लास कब होती है? अगर हमारी स्पीकिंग परफॉर्मेंस और प्रैक्टिस बढ़िया है। अगर हम अपनी प्रैक्टिस को, परफॉर्मेंस को बढ़िया कर सकें, तब हमारी इंग्लिश स्पीकिंग इन अ क्लास भी बेटर होगी। In explanation of anxiety, there is a difference in meaning between general anxiety and specific anxiety. General anxiety is a part of personality of individual who feel worried in various situations, while specific anxiety means one's anxiety which occurs only in specific circumstances. So दो तरह की anxiety होती है, एक तो होती है general और एक होती है individual के ऊपर बेस, specific. तो general कौन सी होती है? जहाँ पर एक इंडिविजुअल किसी सिचुएशन को लेकर हु फील्स वरीड इन वेरियस, अलग अलग सिचुएशन में एक पर्सन वरीड हो, बल्कि स्पेसिफिक होती है कि एक ही स्पेसिफिक सर्कमस्टांस में एक ही जगह पे पर्सन को घबराहट हो। जैसे कई लोग कहते हैं, मेरे पास कई बार पहले भी बच्चे आते थे कि हमें ना सबके सामने बोलने में दिक्कत होती है। वाई? ये नहीं होनी चाहिए। तो वो जो होती है कि सबके सामने वेरियस सिचुएशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में घबराना हो, वो कई बार होता है एक पर्टिकुलर सेक्टर में प्रॉब्लम है। तो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व, एंग्शियस नहीं होना चाहिए। जहां आप एंग्शियस होगे आपकी प्रोनाउंसिएशन डगमगाएगी, यू विल नॉट बी एबल टू बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर। नेक्स्ट है वेज टू इम्प्रूव फ्लुएंसी। थिंक इन इंग्लिश। ये मैं क्यों कहती हूँ, पहले मैंने भी कई बार बच्चों को बोला है, कई बार होता है हम इंग्लिश स्पीकिंग में घबराते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि आपस में भी कम्युनिकेट करो इन इंग्लिश, मुश्किल लगता है। क्यों लगता है? अगर इफ यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, ट्रांसलेटिंग इजंट इजी to do. Even people fluent in 2 or more languages have trouble switching between language. The solution is to think in English. You can do this anywhere, anytime. Try to use English when even you are thinking in a day. What to decide, what you have to order your food. Suppose करो for example ये दोनों पार्टी पे जा रही हैं, ठीक है, वहाँ जाके try to speak in English कि what we have to eat, क्या हमने करना है, and try to give the order also in English. मेन्यू भी तो इंग्लिश में आता है। बर्गर की हिंदी बताओ, खुद नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता। पिज्ज़ा की बताओ, नहीं, वो सब भी तो इंग्लिश में है ना। तो वाई डोंट यू डिसाइडेड, यू बोथ हैव एक सिचुएशन बनाओ कि आप दोनों कहीं पे पार्टी करने गई हो, बर्गर बार पे गए हो। सो व्हाट यू विल से, हाय सो, हाय मुस्कान, सो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट शुड बी देयर। फिर मेन्यू कार्ड देखिए, ओके दिस डिशेस आई लाइक दिस, व्हाट इट हैज, इट माइट बी हैविंग ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। वो आपस में इंग्लिश में डिस्कस करो एंड ट्राई टू गिव द ऑर्डर ऑल्सो इन इंग्लिश. So think in English, try to talk in English. Every time when you meet, even on the phone call, try to talk only in English. अगर ये हिंदी में बोले टोको कि no, we have to talk in English. अगर ये बोले तो आप टोको, ठीक है? So try to communicate as much as possible in English according to your names. ठीक है? Now pay attention to stress sound. इसमें क्या होता है? स्ट्रेस ऑन वर्ड्स एंड फ्रेजेस. कौन से वर्ड पर हमने स्ट्रेस देना है? जैसे मोस्टली क्या होता है, हर रोज हम एक ही बात कहते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो. स्ट्रेस डाला, पे अटेंशन टुवर्ड्स योर स्टडी. पेरेंट्स कहते हैं, टीचर्स कहते हैं, आपके वेल विशर एक ही बात बार बार रिपीटेडली कहते हैं. ठीक है, सर से भी आप मिलोगे तो सर भी आपको बोलेंगे बच्चे पढ़ाई में ध्यान दो. इसी चीज़ पे स्ट्रेस देते हैं कि आप पढ़ो, आपका भी टाइम पढ़ने का. यही आपको बार बार सभी आपके वेल विशर्स बोलते हैं. क्यों कहते हैं? वहाँ पे स्ट्रेस साउंड. सो व्हेन एवर यू आर पुटिंग स्ट्रेस ऑन पर्टिकुलर वर्ड्स, वो स्ट्रेस साउंड भी आपको पता होनी चाहिए कहाँ बोल रही है. इंग्लिश यूजेस स्ट्रेसेस इन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. दिस मीन्स व्हेन यू स्पीक इंग्लिश यू नीड टू स्ट्रेस और एम्फसाइज certain words or syllable sound that give a sentence a different meaning. Listen to where native speakers place emphasis when they speak. Try to repeat the same way to improve in English. For example, एक word होता है address. Word क्या है? Address. Isn't same as address. Address is refers to a physical location where someone lives. And address means formally to speak. एक होता है एड्रेस. एड्रेस मतलब
जहाँ पर रहते हो। एक होता है एड्रेस। अब देखो सारे स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है, पर इसका मतलब कुछ और है और इसका मतलब कुछ और है। कैसे? द वर्ड एड्रेस फॉर इंस्टेंस इजंट सेम एज द वर्ड फॉर्मली स्पीक टू ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, क्योंकि एड्रेस होता है जहां हम रहते हैं और एड्रेस मतलब कि हम ग्रुप ऑफ लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जैसे मैं हर रोज कितने ही बच्चों के साथ बात करती हूँ, आई एड्रेस टू द स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को एड्रेस कर रही हूँ, सब बच्चों को से बात कर रही हूँ। नेक्स्ट इज टॉक टू योर सेल्फ। व्हाट इज दैट? whenever you are at home or alone you can improve English speaking with your own favorite person, yourself। आपका सबसे फेवरेट पर्सन आपको खुद ही है। आप कहते हो ना ये मेरा फेवरेट है, वो मेरा फेवरेट, सबसे पहले खुद को देखो, खुद ही आप अपने फेवरेट हो। सो इफ यू आर ऑलरेडी थिंकिंग इन इंग्लिश, ट्राई स्पीकिंग योर थॉट्स आउट लाउड। Practice is practice. Even if you don't have anyone to correct your mistakes, just act of speaking it loud will become more comfortable। ठीक है, खुद से बात करना सीखो। आप कुछ पढ़ रहे हो तो ऊंचा पढ़ो, जहाँ पे आपको लग रहा है करेक्ट नहीं है अपने आप को खुद करेक्ट करने की कोशिश करो। अगर आपके आसपास कोई टीचर, कोई गाइड, पेरेंट नहीं है, पेरेंट भी हर वक्त नहीं होते आसपास आपकी बात स्पीकिंग सुनने को। सो ट्राई टू इम्प्रूव योर ओन वर्ड्स बाय योर ओन सेल्फ। नेक्स्ट इज मास्टर इंग्लिश रजिस्टर्स। इसका क्या मतलब होता है? In order to communicate effectively in English, you need to know the different English register that exist. A register is different set of word and phrases that you use depending on situation you find yourself. For example, the way you speak English to a friend is different from the way you would speak to a child. That would be different in English if you speak to a business meeting. In order to improve your speaking, you need to move effortlessly between all registers of English. This means you should know what a register of English is used with your friend, work. इसका ये मतलब है कि आपने अलग अलग रजिस्टर, ये नहीं मतलब कि आप नोटबुक्स लगाने बैठ जाओ। रजिस्टर आपको पता होना चाहिए। जब फ्रेंड्स आपस में आप बात कैसे कर रहे हो, व्हाट वर्ड्स टू यूज, कैजुअली आपने कैसे बात करनी है। इन अ बिजनेस मीटिंग कैसे, आप जैसे सपोज करो आप एक दूसरे के घर पे जाते हो, बात करते हो, तो वहाँ पे कैजुअली आराम से बैठ के। बट इन अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस, जैसे बिजनेस डीलिंग आपने करनी है, वहाँ पे आपने एक अलग रजिस्टर होना चाहिए वर्ड्स, व्हाट टू यूज, व्हाट नॉट टू यूज। एंड इन अदर सिचुएशन, फ्रेंड, कलीग्स, बेस्ट फ्रेंड्स, पेरेंट्स, अलग अलग यू हैव टू मेक अ रजिस्टर्स of how you are speaking, how you are talking, how you are addressing to different type of people and situations. यूज अ मिरर, ये मैंने पहले ही आपको डे 1 से बोलती हूँ, मिरर के सामने खड़े होकर बोलो, आपने रिकॉर्डिंग करते हुए बोलो, क्योंकि देन यू विल सी योर एक्सप्रेशंस। आप अपने एक्सप्रेशंस देखोगे कि हाँ कैसा मेरी वॉइस है, कैसा मेरा इंटोनेशन है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, मेरे जेस्चर्स कैसे हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। सो व्हेन यू आर यूजिंग अ मिरर, वो बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब शेक्सपियर एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट थे इंग्लिश के, उन्होंने 1000 वर्ड्स लिए हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, जिसमें ये सारे हैं। ये पढ़ के खुद देखना ये कौन कौन से वर्ड्स हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। नेक्स्ट इज इंटेलिजिबिलिटी। व्हाट इज दैट? Speech intelligibility is defined how clearly a person speaks so that his or her speech is comprehensible to a listener. Reduced speech intelligibility leads to misunderstanding, frustration, or lose interest by communication partners. Recent perspective of pronunciation teaching have been shifting from native like pronunciation to intelligibility. मतलब इसका ये है कि हमारा pronunciation कैसी है। कई ELS learners, what is ELS? पहले भी मैंने बताया था, ESL लर्नर्स, ESL जब हमारी क्लासेस शुरू हुई थी बताया था इसका फुल फॉर्म, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। हाँ जी, सुख लिखो इसको, ESL, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। आज मेरे को लगता है मेरे को अलग रजिस्टर लगाना पड़ेगा, 10th टाइम बताया, हर क्लास में मैंने बताया था ESL, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। सो ESL लर्नर्स को क्या होता है, यहाँ पे वर्ड भी दिया है ESL, ये देखो,
So many researchers have agreed that complex nature of ESL learners intelligibility resulting in challenging their studies. चैलेंज होता है इधर स्टडी फॉर ऑल द, बिकॉज हमारे लिए इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हमारी सेकेंड लैंग्वेज है. जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, जो ऑलरेडी इंग्लिश है, ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है. सो फॉर देम जो हो वो कुछ और वे होगा बात करने का और हमारा कुछ और होगा. Clutter argues that listeners first prescribe the phonology of speech they hear rather than lexicon and grammar. In proposing her English as an international language or English as lingua franca standard for pronunciation, अलग अलग राइटर्स ने आपको इंग्लिश के अलग अलग मतलब बताए हैं. कि कई लोग कहते हैं कि इंग्लिश को हम इस तरह से इंटरनेशनल लैंग्वेज है ही, और इसको इस तरह से हम देखें जैसे हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन और इंटेलिजिबिलिटी को अपने अपने तरीके से बोलना, क्योंकि हमारा जो बोलने का तरीका है वो अलग होगा और जो वहाँ के नेटिव स्पीकर्स हैं उनका अलग होगा, ठीक है. उसमें हमारे फेनोटिक्स होते हैं, उसमें हमारी लर्निंग स्किल्स होती है, लिसनिंग एबिलिटी होती है, लैंग्वेज स्किल होता है, कैसे हम बोल रहे हैं, कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कहाँ पे इंटोनेशन यूज़ करनी, कैसे कैसे हमने उसको बोलने के अलग अलग तरीके ढूंढने हैं, ठीक है. उसके अलावा इंटरचेंजेबिलिटी एंड इंटेलिजिबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी और फॉर सर्टेन पॉइंट. क्लटर क्या एग्री कर रहा है कि अलग अलग इंटेलिजिबिलिटी को हम किसी और तरह से भी हम लोग उसको डिफाइन करते हैं. कैसे कि इन विच द लिसनर इज एबल टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स, अटरेंस. मेन चीज ही होती है रिकॉग्नाइज वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना है, अटरेंस कैसे बोला जा रहा है. And whereas comprehensibility was a listener being able to understand. अगर इंटेलिजिबिलिटी से आप समझा रहे हो, ठीक है ना, तो लिसनर उसको कैसे कॉम्प्रीहेंड कर रहा है, कैसे समझ रहा है, और फिर वो कैसे आपकी बताई हुई बात को दोबारा अटर कर रहा है, बोल रहा है, ठीक है. ये सारी चीज़ें बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंटेलिजिबिलिटी डिफाइंड एज अ रेंज ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ लिटरेचर. क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहाँ से आती है, ये लिटरेचर के अलग अलग तरीकों से अपनाई गई है. स्मिथ और नेल्सन ने इसको डिफिकल्ट रिपोर्टेड द डिफिकल्टी इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन इंटेलिजिबिलिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी. समझना और उसको कॉम्प्रीहेंड करना उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया है, ठीक है. उसके अलावा वही बात जो मैंने पहले भी बोली थी कि लिसनर in which a listener is able to recognize words को recognize करना, utterance wherever comprehensibility was the listener being able to understand meaning. listener जो सुन रहा है पहले तो वो समझे उसका meaning, then उसको वो अपने words में बता सके, क्योंकि interchangeable of thoughts होती है. एक पर्सन आप एग्जैक्टली उन वर्ड्स में नहीं बोलोगे जो आपने सुना है, आप अपने थॉट्स प्रोसेस के हिसाब से उसको बताओगे, जो आपने कॉम्प्रीहेंड किया है, समझा है, ठीक है, उसी हिसाब से आप बताओगे. नेक्स्ट इज फैक्ट्स अफेक्टिंग इंटेलिजिबिलिटी. सबसे पहली चीज होती है बैकग्राउंड. बैकग्राउंड मतलब हाँ जी, यस, बैकग्राउंड में ये भी चीज़ आती है. और उसके अलावा प्रोफिशिएंसी लेवल मेन चीज़ होती है बैकग्राउंड में. प्रोफिशिएंसी लेवल कितना आप उसको प्रोफिशिएंटली समझे हो, आपकी इंटेलिजेंस कैसी है, आप कैसे समझे हो, फिर उसको इंटरप्रेट कैसे किया है, और फिर उसके अलावा अपने वर्ड्स में कैसे बताया है. इंक्लूडिंग एक्सेंट फैमिलियरिटी. एक्सेंट आप कितना अच्छी तरह समझते हो, आप कितना फेमिलियर हो उस एक्सेंट से. अगर ब्रिटिश एक्सेंट में आपसे कोई बात कर रहा है, आप कितनी फेमिलियरिटी हो, आप कितनी अच्छी तरह ब्रिटिश एक्सेंट समझते हो. विच इज़ मेजर्ड बाय 48 L2 लैंग्वेज 2. L2 मीन्स लैंग्वेज 2 स्पीकर्स, जिसमें ये सब आते हैं कैंटोनीज, जापानीज, पॉलिश, स्पेनिश बैकग्राउंड के लोग. अलग अलग कंट्री, इंडियन, वी आर ऑफ इंडियन बैकग्राउंड, हमारी इंडियन बैकग्राउंड है. हम कितनी अच्छी तरह L2 समझते हैं. L2 इज लैंग्वेज 2, सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ये सब, ठीक है. हम कितनी अच्छी तरह समझते हैं. अलग अलग जगह के लोग जैसे पॉलिश है, जापानीज है, वो कैसे इस लैंग्वेज को समझते हैं. हमारे लिसनिंग स्किल्स, हमारा समझना, और हम उस
टोन को, उस एक्सेंट के साथ हमारी कितनी फेमिलियरिटी है, वो हम कैसे समझते हैं। उसके अलावा रेटिंग स्केल्स वर यूज्ड टू मेजर द कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी वाइल कैलकुलेटिंग एक्यूरेसी ऑफ लिसनिंग ऑर्थोडॉक्स स्पीकर्स। कई स्पीकर्स हैं, उनके हम रेटिंग स्केल्स भी रिसर्चर्स ने बनाए देखने को कि ये बोलते कैसे, सुनते कैसे, हम समझते कैसे। अलग अलग कंट्री, सपोज करो फॉर एग्जांपल ये पोलैंड के हैं, ये पॉलिश हैं, फ्रांस के हैं, ये डच के हैं, ये कहीं और के हैं, ये इंडियन है। अलग अलग लोगों के हिसाब से रिसर्चर्स ने रेटिंग स्केल्स बनाए कि इनका लेवल कैसा है, ये कैसे इस एक्सेंट को समझते हैं, ये कैसे समझते हैं। वो हमारी बैकग्राउंड पे डिपेंड है। इंडियन बैकग्राउंड का इंसान ब्रिटिश एक्सेंट कैसे समझता है, पोलैंड का कैसे समझता है, स्पेनिश का कैसे समझता है, रशियन कैसे समझता है, जापानीज कैसे समझता है। तो उस हिसाब से रिसर्चर्स ने रेटिंग स्केल्स बनाए ताकि हम वो समझ सकें कि इनकी बैकग्राउंड के हिसाब से ये लोग कैसे समझते हैं। नेक्स्ट इज प्रोफिशिएंसी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। प्रोफिशिएंसी में क्या होता है, सेगमेंटल एरर्स, इंटोनेशन, ग्रामर, लेंथ एंड अटरेंस। ये लिसनर के परसेप्शन से मिलती जुलती है कि कैसे एक लिसनर इन चीज़ों को अडेप्ट करता है, उसकी प्रोफिशिएंसी कैसी है, उसका समझने का तरीका कैसा है, उसका बोलने का तरीका कैसा है, वो इसको अपने वर्ड्स में कैसे इंटरप्रेट कर सकेगा। ये बात समझ में आई? चलो आज आपकी क्लास हो गई।